नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनीत तिवारी है और एक बार फिर से आपको मेरे चैनल फिन कार्ड सोल्यूशन में स्वागत है। देखिए, पिछले कई दिनों से एक क्वेश्चन हमसे लगातार किया जा रहा था कि सर मुझे 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, 15 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, कहां करें इस समय और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करें। क्या 10 से 15 लाख रुपए को बैंक में डाल दें और वहां से मंथली एसआईपी करें, या ऐसा कौन सा तरीका रहेगा जिसके थ्रू हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 10 से 15 लाख रुपए। अब देखिए, जब मैं इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि 10 साल का एक बहुत बढ़िया टाइम पीरियड है, एक अच्छा टाइम पीरियड है, तो देखिए ऐसे में जिस फंड को आज मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है काफी लोगों के विचार उससे ना मिले। हो सकता है कि आपको लगे यार मैंने ये फंड क्यों बोल दिया, ये दूसरा फंड बोलना चाहिए था, ये तो और अच्छा फंड है। पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मुझे जो लगता है सही, मैं आज आपको वैसे 3 फंड बताने जा रहा हूं, 3 से 4 फंड, जिसमें आने वाले समय में आप एक बेहतरीन कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं, साथ में आपके पोर्टफोलियो को एक बहुत बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन भी मिलेगा। अब देखिए, जब मैं 10 साल के टाइम पीरियड की बात करता हूं ना, तो दिमाग में सबसे पहले आपके आता है यार 10 साल का तो एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, हम मिड कैप और स्मॉल कैप में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट क्यों ना करें। तो देखिए, जब भी मैं मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करता हूं, तो आज के समय में डायरेक्टली आपके 10 से 15 लाख रुपए को मिड कैप और स्मॉल कैप में लगाने की सलाह नहीं देता। उसका एक रीजन है। देखिए, क्योंकि सभी को मालूम है, आपको, हमको, हम सभी को मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है, पिछले 6 या 7 महीने या 1 साल से देख लीजिए, लगातार मिड कैप के वैल्यूएशन बढ़ते जा रहे हैं। और जब मिड कैप के वैल्यूएशन बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक करेक्शन भी पॉसिबल है। अब वो आएगा कि नहीं आएगा किसी को नहीं पता, लेकिन आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि मैं मिड कैप में मना क्यों कर रहा हूं, उसका एक सबसे बड़ा रीजन है। देखिए क्या होता है, जब भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हमारा टाइम पीरियड तो 10 साल का था, लेकिन अगर आपका 3 या 4 साल में पैसा ना बने, तो कई बार इन्वेस्टर पैनिक करने लगता है। जब 3 से 4 साल की शॉर्ट टर्म में भी अगर आप पैसा बनाते हो, तभी आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, यार हाँ यार, आने वाले समय में भी मेरा पैसा बनेगा। और आप 10 से 12 साल 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर दें और 2 या 3 साल या 4 साल तक आपका पैसा ही नहीं बने, तो कहीं ना कहीं आप भी पैनिक करने लग जाते हो। एक ये स्वाभाविक चीज है, यार आपने 3 या 4 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और आपका रिटर्न ही नहीं बन रहा है। तो ये एक स्वाभाविक चीज है कि आप पैनिक करते हैं और सभी लोग पैनिक करते हैं। और यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि मैं आज आपको डायरेक्टली मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मना कर रहा हूं, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि मिड कैप और स्मॉल कैप की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई है। तो ऐसे में मे बी ये पॉसिबल है, हो सकता है मिड कैप आपको बढ़िया रिटर्न बना के दे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 2 या 3 साल तक वो अच्छा परफॉर्म ना करके दे, 1 या 2 साल अच्छी परफॉर्मेंस ना आए उससे। तो जब 2 या 3 साल कुछ अच्छे रिटर्न नहीं बन रहे होते और अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आए, तो फिर कहीं ना कहीं आप और हम पैनिक करने लग जाते हैं। और इतने हाई वैल्यूएशन में भी भर भर के किसी एक ही सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना अच्छी बात नहीं है। ये एक सबसे बड़ा रीजन है जिसके कारण मैं आपको मिड कैप और स्मॉल कैप में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करने के लिए मना कर रहा हूं, म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी, अगर आपका टाइम पीरियड कम से कम 10 साल का है तो भी। देखिए, मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। आज से 3 या 4 साल पहले 2021-22 में जब करेक्शन आया था, वहां पे एक बहुत अच्छा मौका भी था कि आप मिड कैप और स्मॉल कैप में डालिए, लेकिन वो मौका मुझे अभी नहीं दिख रहा कि लमसम इन्वेस्टमेंट करें। हाँ, अगर आपकी एसआईपी चल रही है तो आप एसआईपी को कंटिन्यू करें। मिड कैप और स्मॉल कैप में जो भी आपकी एसआईपी चल रही है लॉन्ग टर्म के लिए, उसको आप कंटिन्यू करें। वो बहुत बढ़िया टूल्स है एसआईपी, और एसआईपी के थ्रू भी आप देखिएगा एक बहुत बढ़िया टर्न आपको बना के मिलने वाला है। लेकिन यहां केवल मैं लमसम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं कि लमसम इन्वेस्टमेंट करने से रुकें। अब देखिए, अगर मैं पहले फंड की मैं बात करता हूं, और अगर आप रिस्क की बात करें, थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो देखिए पहली बात ये ध्यान रखिएगा, जब भी म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जो वॉलेटिलिटी होती है, उतार चढ़ाव, उसकी रिस्क तो आपकी हमेशा बनी रहेगी। वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव म्यूचुअल फंड से आप बच नहीं सकते, ये आप मान के चलिए। और यही रिस्क म्यूचुअल फंड में रहती है लॉन्ग टर्म में, कि जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए, तो कई बार हो सकता है कि मार्केट में 10 से 15% का करेक्शन आ जाए। आपने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, उसकी वैल्यू हो जाए आपकी 9 लाख, 8 लाख, और हो सकता है कुछ महीनों बाद आपको वापस वो वैल्यू देखे 8 लाख, 9 लाख से बढ़ के 11, 12 लाख, फिर आपको देखे 11, 12 लाख से करके फिर 8, 9 लाख हो गई है। तो ये जो शुरुआती दौर की वॉलेटिलिटी होती है, इस वॉलेटिलिटी से आप नहीं बच सकते, और यहां इस चीज का सामना आपको करना ही पड़ेगा। और मेंटली रूप से आप प्रिपेयर होके आए, कभी भी आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हो सकता है साल से 1.5 साल के अंदर आपको एक उतार चढ़ाव देखने को मिले। और यही म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए एक बड़ी रिस्क रहती है। यहां ऐसा नहीं कि आपके पैसे डूब रहे हैं,
एक उतार चढ़ाव है, वॉलेटिलिटी आती है और उसमें आपको पैनिक नहीं करना है बस। बाकी लंबे समय में म्यूचुअल फंड में ऐसा कोई नुकसान नहीं है और आप देखेंगे कि आने वाले समय में 10 से 15 सालों में म्यूचुअल फंड आपको एक बेहतरीन कंपाउंडिंग के साथ एक अच्छे रिटर्न बना के देगा। और अगर मैं अपने पहले फंड की बात करूं तो मेरा पहला फंड होगा फ्लेक्सी कैप फंड, क्योंकि देखिए आज की डेट में जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो भी लगभग लगभग लार्ज कैप फंड की तरह है, क्योंकि 70 से 80% या 60 से 70% के आसपास पैसा कम से कम आपका लार्ज कैप में इन्वेस्ट होता है। बाकी 25-30% आपका मिड कैप और थोड़ा बहुत 1-2% आपका या 5-10% आपका स्मॉल कैप में हो जाता होगा। यानी एक मोटा मोटा देखिए आप 60 से 70% पैसा तो आपका लार्ज कैप में जा रहा है और बाकी बचा हुआ 30% के आसपास पैसा आपका मिड और स्मॉल कैप में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिएगा एक बहुत बड़ा लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट होने के कारण आपके फंड को एक स्टेबिलिटी मिलती है। और अगर लगता है फंड मैनेजर को समय समय में कि पोर्टफोलियो को सफलिंग करना है तो वो किसी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आपके स्टॉक को सफल कर सकता है। और देखिए ये कहने की बात है, मैंने आज तक नहीं देखा कि 60% से नीचे का एक्सपोजर किसी फ्लेक्सी कैप फंड में हो। तो अगर आप मार्केट में थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं और लार्ज कैप का एक्सपोजर ज्यादा रखना चाहते हैं तो आप फ्लेक्सी कैप फंड के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा रिस्क और ज्यादा लेना चाहते हैं तो आप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी को देख सकते हैं। और जब मैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की बात करता हूं तो इसमें कम से कम 35% का एक्सपोजर आपका मिड कैप में रहता है और मिनिमम 35% का एक्सपोजर आपका लार्ज कैप में रहेगा। मोटा मोटा ये देखा गया लगभग 50% का के आसपास आपका लार्ज कैप में इन्वेस्ट होता ही होता है और लगभग 50% पैसा आपका मिड और स्मॉल कैप जैसी कैटेगरी में इन्वेस्ट होता है। लगभग 35% आपका मिड कैप में हो गई होगा और 5-10% आपका स्मॉल कैप में इन्वेस्ट होता है। तो जिसके कारण आने वाले समय में आपको एक अच्छी ग्रोथ भी मिल जाती है। और मिड कैप और लार्ज कैप कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जहां एक बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन भी आपको देखने को मिलता है पोर्टफोलियो में। तो सेकंड फंड है मेरा लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड। थर्ड फंड की अगर मैं बात करूं कि आप थोड़ी रिस्क और लेना चाहते हैं कि थोड़ा सा और ठीक है मैं स्मॉल कैप का एक्सपोजर बढ़ाना चाहता हूं तो आप मल्टी कैप कैटेगरी को चूज कर सकते हैं। मल्टी कैप कैटेगरी में आप सभी को मालूम है कि मिनिमम 25% पैसा आपका स्मॉल कैप में, मिनिमम 25% आपका लार्ज कैप में और मिनिमम 25% आपका मिड कैप में होता है। और आमतौर पे देखा जाता है लगभग 40 से 42% आपका लार्ज कैप में इन्वेस्ट होता है और 50% तो मिनिमम आपका स्मॉल कैप और मिड कैप में जाना ही जाना है, जिसमें से दोनों में 25-25-25% हो गई होगा। इसका मतलब है जब मिड और स्मॉल कैप में आप एक बढ़िया एक्सपोजर लेके चल रहे हैं तो आपका मिड कैप का भी अच्छा एक्सपोजर है, स्मॉल कैप में भी आप अच्छा एक्सपोजर लेके चल रहे हैं तो आने वाले 10 सालों में एक अच्छी ग्रोथ पॉसिबल है, एक अच्छी कंपाउंडिंग पॉसिबल है। और अगर मैं इन तीनों फंड की बात करूं, 10 से 12 साल का टाइम होराइजन है आपके पास और आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो मेरी पहली पसंद तो हमेशा मल्टी कैप फंड भी होता है। देखिए मार्केट में उतार चढ़ाव जैसे कि मैंने पहले कहा यही एक रिस्क है, ये तो आएंगे ही आएंगे, कभी ऊपर रहेगा कभी नीचे रहेगा, इससे कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है आपको। और अगर आप 10 से 12 सालों के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और एक बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं तो मेरी पहली पसंद हमेशा से मल्टी कैप थी। और अगर मैं अपने पर्सनल पोर्टफोलियो की बात करूं, फैमिली पोर्टफोलियो की बात करूं या किसी क्लाइंट के पोर्टफोलियो की बात करूं तो मल्टी कैप फंड मेरे पोर्टफोलियो में आपको ज्यादातर देखने के लिए मिल सकता है। हाँ, क्लाइंट की रिस्क के अकॉर्डिंग लार्ज एंड मिड कैप फंड और उसके अलावा फ्लेक्सी कैप भी उनके पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब देखिए अगर इन तीनों फंड की बात करूं, तीनों बेहतरीन फंड हैं। अगर फंड के नाम की बात करूं तो फ्लेक्सी कैप में अगर आप चाहें किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप अपने एडवाइजर से और डिस्ट्रीब्यूटर से सलाह जरूर लें। और अगर कुछ बेहतरीन फ्लेक्सी कैप फंड की बात करूं तो जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, आप चाहें तो पराग पारिक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो आईसीआईसी का फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, कोटक का फ्लेक्सी कैप फंड हो गया और बहुत सारे फ्लेक्सी कैप फंड हैं। ये सभी अच्छे फंड हैं, लेकिन एक बार आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर की सलाह जरूर लें। और जब मैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की बात करता हूं तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में आपका कोटक का इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड हो गया, आपका आईसीआईसी का फंड हो गया, टाटा का मिड एंड लार्ज कैप फंड हो गया आपका, और बहुत सारे फंड आपके अवेलेबल हैं जहां पे आप इन्वेस्ट करके एक अच्छी कंपाउंडिंग को अचीव कर सकते हैं। और वहीं मल्टी कैप की मैं बात करूं तो मल्टी कैप में आपका क्वांट का एक्टिव फंड हो गया, कोटक का हो गया, एचडीएफसी का आपका मल्टी कैप फंड हो गया, एसबीआई का मल्टी कैप हो गया, आपका निपॉन का मल्टी कैप हो गया। देखिए बहुत सारे आपके पास बेहतरीन फंड अवेलेबल हैं। बस आपको करना क्या है, अगर आप 10 साल के टाइम होराइजन की लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप किसी अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर से बात करें, एडवाइजर से बात करें और आप अपनी रिस्क के हिसाब से फंड को सिलेक्ट करें कि कौन सा फंड आपके लिए सुटेबल होगा। बस
और बाकी वॉलेटिलिटी तो आएगी जाएगी, इससे पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो आपका रहता है कि सर हमें 10 से 15 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे इन्वेस्ट करें हम? क्या हम उसको बैंक में रख दें और बैंक से हम हर मंथ एसआईपी स्टार्ट कर दें 30,000 से 50,000 रुपए की, या कौन सा तरीका हमारी अच्छा रहेगा इन्वेस्टमेंट करने का? तो देखिए बैंक में भी अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में 10 से 15 लाख रुपए रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप ये ध्यान रखिएगा, बैंक आपको 3-3.5% से ज्यादा का रिटर्न तो दे नहीं रहा है। तो आप एक काम करिए, वो जो भी फंड है आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, चाहे आपको फ्लेक्सी कैप में करना हो, चाहे आपको मिड एंड लार्ज कैप में करना हो, चाहे आपको इन्वेस्टमेंट करना हो मल्टी कैप में, आप उस पैसे को किसी भी लो ड्यूरेशन फंड में पार्क कर दीजिए, लो ड्यूरेशन फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। लो ड्यूरेशन फंड में सबसे अच्छी बात रहती है कि आपको 6% के आसपास का रिटर्न भी मिल जाएगा, और दूसरी बात क्या रहती है, 5.5 से 6% का रिटर्न भी मिल रहा है आपको। साथ ही साथ लो ड्यूरेशन में जाने के बाद आप चाहें तो कभी पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं, कोई एग्जिट लोड भी नहीं होता, ज्यादातर फंड में कोई एग्जिट लोड नहीं है। अब आप क्या करिए, अपने हिसाब से आपको पैसा कितने समय में इक्विटी फंड में लाना है, आपको 6 महीने में लाना है या साल भर में इक्विटी में ट्रांसफर करना है? आप क्या करिए, लो ड्यूरेशन फंड से एसटीपी चालू कर दीजिए, 5,000 रुपए की, 10,000 रुपए की, जो भी आपको सुटेबल लगता है, डेली एसटीपी चालू कर दीजिए। अब जब डेली आपके 10,000 कट के इक्विटी फंड में आएंगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने चूज किया है एचडीएफसी के मल्टी कैप फंड को, तो मैंने एचडीएफसी के लो ड्यूरेशन फंड में आपके 10 लाख रुपए पार्क कर दिए थे, इन्वेस्ट कर दिए थे। अब वहां से मैं डेली 10,000 रुपए की एसटीपी करा रहा हूं एचडीएफसी के मल्टी कैप फंड में। तो डेली एसटीपी के कारण क्या मुझे डेली मार्केट के एवरेजिंग का बेनिफिट मिल रहा है। मार्केट कभी ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, मुझे क्या देखना, डेली मेरा पैसा क्या हो रहा है, एवरेज हो रहा है। और जब मुझे लगता है भाई मार्केट 2% टूट गया, 2.5% टूट गया है, तो मैं 10-20,000 50,000 अपने हिसाब से स्विच भी कर सकता हूं लो ड्यूरेशन फंड से मल्टी कैप फंड में। और कभी मुझे लगा मार्केट में तो 8-10% की गिरावट आ गई है, तो मैं चाहूं आधे पैसे को स्विच कर लूं या पूरा का पूरा पैसा एक बार में स्विच कर लूं यहां पे। तो ये सब फैसिलिटियां आपको मिल जाती है, जिससे लंबे समय में एक अच्छा रिटर्न आपको दिखता है कि आपका फंड बना के दे भी रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना आज के समय में, क्योंकि मार्केट भी लगभग लाइफ टाइम हाई के आसपास है, तो एसटीपी एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है जिसके थ्रू आप अपने इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। और देखिए बहुत सारे फंड अवेलेबल है इनके अलावा भी। आप में से काफी लोग ये पूछ सकते हैं कि सर मैंने वैल्यू फंड का नाम नहीं लिया, आप बोलेंगे मैंने इनोवेशन फंड को छोड़ दिया, आज की डेट में इनोवेशन फंड एक बेहतरीन रिटर्न बना के दे रहे हैं, मैंने मैन्युफैक्चरिंग फंड को छोड़ दिया। अब इस समय आप देखिएगा स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड आया था कोटक का, इसके अलावा बहुत सारे इंडियन ग्रोथ के हिसाब से इंडियन अपॉर्चुनिटी फंड आ रहे हैं आपके सामने, और सभी फंड अच्छा रिटर्न भी बना के दे रहे हैं। तो देखिए उसमें से मुझे जो सही लगा कि 3 फंड है ये जो कि आपको अच्छे से रिटर्न दे सकते हैं, ये मेरा एनालिसिस था। बाकी एक बार आप इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपने एडवाइजर से जरूर बात कर लें। और देखिए आज जो आपके 2 क्वेश्चन थे कि आज के समय में किस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये दोनों डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको हमारी वीडियो में किसी भी टाइप का डाउट है तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर में हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, या तो नीचे जो मेल आईडी दी गई है उस मेल आईडी में हमें मेल कर सकते हैं, या तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपके हर कमेंट, हर मेल और हर व्हाट्सएप का जवाब दे सकें। और एक बार फिर से अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।